बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप ईद का तीसरा दिन सोकर गुजारे होंगे, क्योंकि हम कोई हमारी तरह थोड़ी होता है काम करें सुबह सुबह। लोग अमूमन सो रहे होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं जी, हमारा काम है, हम करेंगे सुबह सुबह। और देखते हैं आज हमने किस हवाले से बात करनी है। लेकिन उसके साथ से जी ईद पे आई एम रियली ग्लैड, और मैं बात ऑनियर कहना चाहती थी कि जो ईद पर पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं लाहौर की बात करूं, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ, जो सफाई का इंतज़ाम रहा है ओवरऑल, जो आलाइशों को लेकर और दीगर मामलात को लेकर बड़ा बेहतरीन रहा है जी। इसमें दाद देनी पड़ेगी पंजाब हुकूमत को, जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को मैनेज किया है। मुझे मेरा इत्तेफाक हुआ 2 दिन आने जाने का, और कम्यूट करी थी मैं विद इन द लाहौर, और वहाँ पे जिस तरह से सफाई को मैनेज किया गया, इवन घरों के अंदर जिस तरह से उन्होंने बैग्स प्रोवाइड किए लोगों को, और लोगों ने फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही का मुजाहरा किया, लेकिन हुकूमत ने इस बात को मेक श्योर किया कि सफाई का इंतज़ाम प्रॉपर रहे। जिन इलाकों में मैं गई वहाँ तो ऑब्वियसली एक अच्छा इंतज़ाम हमें देखने को मिला, लेकिन आई डोंट नो, अब बहुत सारे लोगों के अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। मेरा एक्सपीरियंस इस हवाले से बड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि जो प्रॉपर सेटअप, और इस ईद से पहले जो पंजाब हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें अज़मा बुखारी और दीगर लोग भी थे, और उन्होंने सफाई के इंतज़ामात के हवाले से बात की थी। बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश की गई, और जो ज़िशान रफ़ीक साहब हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा था कि उनकी तैयारी भी मुकम्मल है, लेकिन वो तैयारी नज़र भी आई। जगह जगह पे हमें कैंप्स भी नज़र आए, जिसमें LWMC ने बड़ी चीज़ों को मॉनिटर भी किया हुकूमत ने, और अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया। एंड आई एम ग्लैड कि ऐसी चीज़ें, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। उसके बरक्स कराची में लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे, जिसके बाद मुर्तज़ा वहाब साहब को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जी लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन पीपल विल एक्चुअली कंप्लेनिंग कि कराची में सफाई सुथराई का बहुत बुरा हाल है। आई हैड फ्यू रिलेटिव्स इन कराची एंड दे वर टेलिंग मी द सेम थिंग कि कराची में जो सफाई का इंतज़ाम है बड़ा ही बुरा था। सो आई फील बैड, लेकिन पंजाब में अच्छा रहा, लाहौर में अच्छा रहा। इस हवाले से हमने सुबह सुबह बात की। लेकिन जी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे हमने बात करनी है, और आज हमारा पर्पस भी यही था कि हम लाइव शो भी इसीलिए करें कि जो कल कौमी असम्बली में पेश होने वाला वफाकी बजट है, उसके हवाले से 2025-26 का ये बजट है जो कल पेश किया जाएगा। लेकिन इससे मुतल्लिक जो दावे हैं, वादे हैं, अवामी रिलीफ है और मौशी इस्तेहकाम की उम्मीदें हैं, वो उसके साथ जुड़ी हैं। लेकिन अगर हम पास्ट की कुछ बात करें तो कुछ एक्सपीरियंसेस और इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट कुछ और ही कहती है और कहानी सुनाती है। रवा माली साल के दौरान जी पाकिस्तान की जो मईशत है उसने 2.68% की रफ्तार से तरक्की की है, जो कि मुकर्रर हदफ जो था वो 3.6% से नुमाया तौर पर कम रही है। इसके बावजूद जो मौशी हुजम है उसमें $39 अरब का एक इजाफी पहलू भी वो है। इस हवाले से एक खुशाइन पहलू आप इसको कह सकते हैं। और इसके साथ साथ मगर कई शोबे ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी मुसलसल दबाव का शिकार रही है, और अब जब हुकूमत आइंदा माली साल के हवाले से बजट में तनख्वाहदार जो तबका है इसको टैक्स में नरमी और किसानों के लिए कर्ज़ों की नई स्कीम्स और जो आपका तामीराती सनत के लिए मराद जैसे इक़दाम की तैयारी कर रही है, तो इसमें क्वेश्चन ये राइज होते हैं जी कि पॉलिसी सिर्फ वक्ती तौर पर रिलीफ तक महदूद रहेंगी, या वाकई जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है या जो हमारी इकॉनमी में कह लें वीक पॉइंट्स हैं उनका तदारुक कर सकेंगी। जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, ज़राई बहरान है, सनती सुस्त रवि है, ये सारे चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। सबसे बढ़कर IMF के पास जो हम गए हैं, ज़ाहिर है हम खुद गए हैं और इसके लिए हम तैयार भी थे, तो इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। फ़हीम सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आपको गुड मॉर्निंग भी कहूँगी और साथ साथ ईद मुबारक भी कहूँगी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज के दिन हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले तो इस बजट के हवाले से एक थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप हमें ओवरव्यू भी दें कि हम जो एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं वो किस हद तक रियलिस्टिक हैं, और इसके साथ साथ फिर हम मुख्तलिफ शोबों को टारगेट भी करते हैं इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। जो शुरू GDP से करते हैं कि जो GDP ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, अगर हम उसको कंपेयर करें जो जितनी हुई है, तो उससे जैसे आपने ख़ुद अभी बताया था कि वो एक तो बजटेड क्या है, क्या हमने टारगेट किया था और क्या हमने अचीव किया, तो उसमें फ़र्क है। वजह उसकी ये है कि मईशत में थोड़ी सी सुस्ती थी, हालांकि इंटरेस्ट रेट को कम किया गया था, लेकिन जब आप इंटरेस्ट रेट कम करना सिर्फ ना काफ़ी होता है, आपने पॉलिसीज़ भी ऐसी बनानी होती हैं कि जो उसको सपोर्ट दें।
अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा हमें जो एक उम्मीद थी और रहनी चाहिए वो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद फिर हमें एग्रीकल्चर, और आखिर में मैं सर्विसेज को इसलिए रखते हैं क्योंकि सर्विसेज वैसे ही खुद ही ग्रो कर रही है। बजट में भी हम यही देखेंगे कि आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एक तवज्जो नज़र आएगी और आपको सर्विसेज पे नज़र आएगी तवज्जो। एग्रीकल्चर पे भी होगी, लेकिन ये है कि क्योंकि एग्रीकल्चर खुद ही एक चीज़ चल रही होती है तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने की ज़रूरत होती। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो टैक्स जो नया लग रहा है उस पर एग्रीकल्चर पे उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जो हमने शायद पिछली गुफ्तगू में भी हमने इस पॉइंट को टच किया था। जो बुनियादी बात यह है कि इस वक्त जो अगर हम इसको समराइज़ करें तो जो हुकूमत है उसके पास थोड़ी सी फिस्कल स्पेस ज़रूर आई है, लेकिन अभी जो प्रेशर्स आते हैं वो 3 खर्चों से आते हैं। नंबर 1 वो है कर्ज़े, प्रिंसिपल रीपेमेंट और सूद। नंबर 2 मिलिट्री के जो एक्सपेंडिचर्स हैं डिफेंस के, और नंबर 3 जो है पीएसटीपी के। बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं जी। ये जो 3 खर्चे हैं, और बिलखसूस जो पहला वाला खर्चा है वो है सूद, कर्जा और सूद की जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पैसे इस तरफ बजट हो रहे हैं। तो जब वो बजट होता है तो फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो उसके सामने कुछ भी नहीं लगता, हालांकि मिलिट्री का आपको भी साफ नज़र आ रहा है कि वो पैसे ठीक जगह पे गए थे। बिल्कुल। जब हम उसको मज़ीद उसमें डेप्थ में जाते हैं तो मैं जिस उम्मीद से बैठा हूँ वो ये है, मैं एक चीज़ पे बिलखसूस फोकस करना चाहूँगा बजट के हवाले से, कि जब बजट आता है तो हम अपने कर्ज़े को कैसे मैनेज करेंगे, और बिलखसूस जो डोमेस्टिक डेट है जो तकरीबन 60-65% है पूरे हमारे कर्ज़े का, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। अब आप बजट में तो ठीक है चलें वो एक एलोकेशन होती है, बट उससे आपको एक स्ट्रेटजी भी नज़र आ जाती है कि एक साल के अंदर क्या करने जा रहे हैं। अच्छा फ़हीम सरदार साहब, मैंने जिस तरह से अभी बात भी की और आपने भी उस पर बड़े अच्छे तरीके से कि हमने जो टारगेट सेट किए थे अनफॉर्चुनेटली हम उससे थोड़ा पीछे हैं, और इसमें आपने ख़ुद भी कहा कि इकॉनमी के ऊपर प्रेशर था, थोड़ी सुस्त रवि का शिकार थी। बट एट द सेम टाइम मैं एक पॉइंट प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के हवाले से ज़रूर रेस करूँगी कि हमारी जो प्लानिंग है इट इज़ ऑलवेज बीन वेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। हम वक्ती तौर पर रिलीफ देने के लिए यहाँ से कम करके वहाँ पे एडजस्ट करना, कर्ज़ों के हवाले से बात करना, हम कुछ ना कुछ करते हैं। और आप एज एन इकोनॉमिस्ट मुझे बेहतर तौर पे बता सकते हैं ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये इस हुकूमत हो या माजी में जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, किसी की प्रायोरिटी नहीं रही। सब ने हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने की कोशिश की है, और उसका इम्पैक्ट ये है कि आज हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं और हमारे जो दीगर मामलात हैं हम उसमें रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात ये, आपने जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात की, उसमें देखें लॉन्ग टर्म प्लानिंग असल में थोड़ा सा अगर पीछे हट के देखें तो पाकिस्तान एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसमें मसला ये आता है कि हम उस प्लान को थोड़ा बदल देते हैं। अगर एक हमने प्लान किया कि हमने अलिफ से बे पे जाना है, तो वो हम फिर अलिफ से बे पे जाएं, अलिफ से पे ना पहले जाएं, पहले बे पे जाएं फिर पे जाएं। तो इतनी सिंपल सी एक चीज़ होती है कि अगर पॉलिसी एक बनाई गई है, क्योंकि ये आपने दूसरी दफ़ा पॉलिसी का जिक्र किया है कि जब पॉलिसी बनी हुई है तो उसमें कैलिब्रेशन आ सकती है, उसमें चेंज नहीं आ सकता। हम चेंज कर देते हैं हर दूसरे तीसरे साल, तो उसमें काफ़ी मसला आ जाता है। जो मईशत का ये होता है कि अगर जहाँ मोमेंटम एक दफ़ा टूट जाए तो आप सिफर पे नहीं आते। मैंने पहले भी आपसे शायद शेयर किया था कि आप माइनस से शुरू होते हैं, माइनस से सिफर पे आते हैं, सिफर पे फिर आपको डबल कमाना पड़ता है जो आपका पहले नुकसान हो चुका है। क्या जो पॉलिसी होती है, क्योंकि मेरा पॉलिसी से भी ताल्लुक़ रहा है हुकूमत के साथ, देखें पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए फिर उसको लॉन्ग टर्म रखना होता है। उसके अंदर कैलिब्रेशन, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ पॉलिसी चेंज होनी शुरू हो जाती है कि पहले आप लेफ़्ट जा रहे थे तो फिर अब आपने राइट जाना है, तो उसमें फिर एक बहुत बड़ा मसला आता है। अगर हम सोलर की तरफ जा रहे थे, जो बहुत अच्छी खुशाइन बात थी, तो फिर कैपेसिटी पेमेंट्स का भी तो साथ साथ सोचना था ना कि भाई IPPs के कैपेसिटी पेमेंट्स भी तो आपने देनी है। अब इतना तो नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक तरफ चलें और दूसरी चीज़ को आपको हिसाब ना रखना पड़े। तो ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा ख़र्चा है, सब्सिडीज़ हम दे रहे हैं, हम पेमेंट्स कर रहे हैं। मुख्तसर मैं वापस आता हूँ जो आपने ओरिजिनल बात की थी कि देखें जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना, और शॉर्ट टर्म मेजर्स जो होती है ना, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से होनी चाहिए। हर दुनिया में होता है, हर दुनिया के मुल्क में होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन
वो अगर ऑपोजिट हो जाएं तो वहाँ पे फिर मसला शुरू हो जाता है। तो बात सिर्फ ये कि अगर अलिफ से बे पे जाना है तो पहले बे पे पहुँचें, फिर पे का प्लान करें। अगर पहुँचते पहुँचते हम कुछ और सोचें कि नहीं अब हमने रिवर्स में जाना है तो फिर एक काफ़ी मसला हो जाता है। पाकिस्तान को फिस्कल स्पेस मिली है और हमने इसका फ़ायदा उठाना है और आई एम श्योर हुकूमत उठाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना होता है। इसीलिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आपकी ग्रोथ नहीं आ रही उस तरह से। आपने मैं जो आपकी बात से कि हमें कंसिस्टेंट रहना है अपने एक प्लान के ऊपर, हमें अपना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना सो दैट वी कैन अचीव आवर लॉन्ग टर्म प्लान्स। अच्छा फ़हीम सरदार साहब, जिससे से अभी आपने तनख्वाहदार तबके के हवाले से भी मैं चाहूँगी ज़रूर बात करें, बिकॉज बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है जब भी कोई बजट आ रहा होता है तो जो सैलरी क्लास है वी ऑल नो कि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर वही है, और फिर वो टैक्सेस को लेकर और अपनी सैलरीज़ को लेकर दे आर बिट कंसर्न अबाउट इट। सो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि मौजूदा महंगाई का जो तनाजुर हम देख रहे हैं उसमें जो सैलरी क्लास है, चाहे वो टैक्सेशन के हवाले से है या रिलीफ के हवाले से है, कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग गुड? वी कैन उसमें, लेकिन वी हैव टू बी रियलिस्टिक एज वेल, क्योंकि हुकूमत का जो सबसे बड़ा प्रेशर इस वक्त है कि जो डायरेक्ट टैक्सेशन का जो एक अपने जो कहते हैं ना यू हैव पेंटेड योरसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, तो वो एक डिलेमा है। एफबीआर और जो रीजनल जो हमारे बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू हैं, इनको ऑब्वियसली मिल बैठ के एक सोल्यूशन निकालनी है जिसमें टैक्सेशन फैले। ये कोई मैं बिल्कुल कोई नई बात नहीं कर रहा, ये शायद पिछले जब से मेरे करियर अपना शुरू किया मैं तब से ये सुन रहा हूँ कि टैक्सेशन नेट को फैलाना है। तो वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मुश्किल से 5 मिलियन रजिस्टर्ड लोग हैं लेट्स से, और उसमें से एक्चुअल टैक्स पेयर्स 1.3 मिलियन हैं, तो वो पूरा मुल्क 1.3 मिलियन पे तो नहीं जीत सकता। फिर इससे एक और इंडिकेशन आपको मिलती है कि अगर 1.3 पे इतनी टैक्स कलेक्शन हो रही है तो अगर इनका टैक्स रेट थोड़ा सा कम करके अगर आप अपने टैक्स पेयर्स को कोई 10 गुना बढ़ा दें, जो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आप इमेजिन करें कितना टैक्स हम इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर टैक्स इकट्ठा किए फिर उसका दूसरा पहलू आता है खर्चों को हमने कम करना है। जो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जो कर्ज़ों का जो खर्चा है ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी भारी हो गया है, और ख़ास तौर पे जो डोमेस्टिक डेट है। तो हम मतलब कि ये बैलेंस तरीके से लेके चलना होता है चीज़ों को। इस तरह नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट को लेके इंसान आगे चल पड़े, आपको हर चीज़ को उसकी कॉस्मोस में देखना होता है। अच्छा फ़हीम साहब, जैसे आपने कहा कि हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। अभी हम गरीब आदमी को जहाँ पे सब्सिडी देकर या मुख्तलिफ स्कीम्स का ऐलान करके, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, किसानों के लिए कोई है, फिर हेल्थ कार्ड है, इस तरह की चीज़ें करते हैं, डू यू थिंक दे हैव एन इम्पैक्ट? लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जिनसे हमारी डिस्कशन भी होती है दे से कि इससे कहीं ना कहीं जो कि एक बर्डन में इजाफा भी हो रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट वी एक्सपेक्ट कि बहुत अच्छा होगा या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उस तरह से निकलता भी नहीं है। डू यू एग्री विद दैट? नॉट इंटायरली। उसकी वजह यह है कि देखें, जब भी किसी को आप देते हैं पैसे तो आपको उसको एक बिज़नेस के साथ लिंक करना होता है, माइक्रो बिजनेस के साथ। पेरू की एग्जांपल है कि पेरू में वो इस तरह करते थे कि जब वो इस तरह हैंड आउट्स देते थे तो वो कहते थे कि ये किस तिजारत में लगाओगे, तिजारत लाओ हमारे पास, आइडिया क्या है, उसमें हुकूमत मदद करेगी। तो उन्होंने छोटी छोटी जो कॉटेज इंडस्ट्री जो है ना उसको बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। अब ये एक अच्छा निज़ाम है, उसमें ठीक है प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ये कि वो एक बड़ा अच्छा निज़ाम है कि जो आप एक सोशल शेल्टर देते हैं, सोशल एक सपोर्ट देते हैं लोगों को जो थोड़े से वनरेबल होते हैं। लेकिन बात यह है कि जिनको हैंडआउट्स मिल रहे हैं बेशक हैंडआउट्स थोड़े बढ़ा दें, लेकिन साथ उसका एक माशी चक्रे के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए कि ताकि हर घर के अंदर एक कॉटेज इंडस्ट्री हो। आपको मैं शाहजहां के वक्त में लेके जाता हूँ। शाहजहां के वक्त में जब हम ये ज़मीन जो दुनिया की 25 से 27% GDP थी, जो अमेरिका की GDP से ज़्यादा है, वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री थी। हर शहर के अंदर अपनी एक मैशत होती थी। बात सिर्फ ये नहीं थी कि मतलब कि मेगा बिजनेसेस की, बात थी छोटे छोटे बिजनेसेस की जो बिल्डअप करते थे दूसरे इकोनॉमी के बड़े स्ट्रक्चर्स को। इस वक्त मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, दो मुल्कों की, जापान और जर्मनी। दोनों की हम तो सिर्फ बड़े बड़े नाम उनके जानते हैं ना, वो असल में कॉटेज इंडस्ट्री पे चल रहा है, और उनके बड़े नाम जो हैं उसके साथ लिंक्ड हैं, इसीलिए आपको फ्लो नज़र आता है। जो हमने ओरिजिनल बात की थी कि एक प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट, वो दैट इज़ द की।
अच्छा फ़हीम साहब, जैसे आपने कहा कि हमारी इंडस्ट्री हमें जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए वी नीड टू आपने जो भी इन किसान स्कीमों का या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, लेकिन उसको एक सिस्टम के साथ एसोसिएट करना है, एक मौशी धारे के अंदर लाना है, तभी वी कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। डू यू थिंक कि जो इस वक्त प्रोग्राम्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को मौशी तौर पर इंडिपेंडेंट करने में भी कहीं ना कहीं इन प्रोग्राम्स का रोल है या नहीं? एक हद तक हम उनको शायद अकोमोडेट कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे समहाउ कहीं ना कहीं वो बर्डन भी बन रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। जी, बर्डन बनेगा अगर सिर्फ पैसे देंगे। जब अगर पैसे देंगे और उसमें से कुछ आमदन बननी शुरू हो जाए, मिसाल के तौर पे कि अगर 400-450 अरब का अगर हैंड आउट हो रहा है बिस्प के ज़रिए, ठीक है, अगर उसमें से मिसाल के तौर पे तो जो हैंड आउट हो रहा है उसका एक टुकड़ा जो है वो तिजारत की तरफ जा रहा है और वो लोग अपनी कॉटेज इंडस्ट्री उन्होंने शुरू कर दी है, उससे क्या होगा कि आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो वो 450 अरब लगाने की लॉजिक बनती है, उसमें फ़ायदा है, आप उसको अगली दफ़ा बढ़ा दें ताकि और ग्रोथ आए। अगर सिंपल सी बात है, अगर एक पेमेंट हो रही है तो उसको सिर्फ पेमेंट की हद तक ना रखें, उसको आगे एक तिजारत की तरफ लेकर जाएं ताकि एक कॉटेज इंडस्ट्री हर घर के अंदर हो जाए। उससे होगा क्या कि आपकी जो माइक्रो लेवल पे जो बिज़नेस है ना वो शुरू हो जाता है, आमदन बढ़नी शुरू हो जाती है। अब वो होता है ना, कतरा कतरा समुंदर बनता है, ये लिटरली यहाँ पे ये चीज़ सामने नज़र आती है होते हुए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें टाइम दिया। फ़हीम सरदार साहब इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। जी, कल वफाकी बजट पेश होगा, इसमें देखा जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। ज़ाहिर है अभी कुछ बातें हैं जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, ज़ाहिर है पोस्ट बजट डिस्कशन मुख्तलिफ होगी, चीज़ों का हमें क्लियर पिक्चर आएगी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आपको पता है कि चूँकि बजट के हवाले से हम बात करें, कल बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ पहलुओं पे हम बात करेंगे। जब 2024-25 के इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट सामने आई थी तो मईशत का जो मजमूई इशारे बज़ाहिर बेहतरी की जानिब इशारे कर रहे थे। जीडीपी में इजाफा था, फ़ी कस आमदनी में बेहतरी थी और मईशत के हजम में 39 अरब डॉलर की का जो नुमाया इजाफा हुआ था। लेकिन सबसे बढ़कर तशवीशनाक बात यह थी कि ज़रूरी शोबा जिस पर मुल्क की खुराक, बरामदात और दही मईशत का निसार है, सिर्फ 0.56% की शरह से तरक्की कर सका, जो कि 2% के हदफ से बहुत कम है जिसका टारगेट सेट किया गया था। अहम फसलों की पैदावार में जो मनफी 13.49% की तारीखी गिरावट भी देखी गई थी, और जबकि कपास जैसे अहम जो नकद आवर फसल है उसकी जिनिंग में भी 19% कमी रिपोर्ट हुई थी। ऐसे में हुकूमत का आइंदा बजट इस शोबे को संभालने के लिए इकदामात मुतारिफ कराने के हवाले से इंदिया दे रहा है, मगर सवाल ये है कि आया ये जो इकदामात हैं वक्ती रिलीफ से आगे बढ़कर ज़राअत को पायदार तरक्की की राह पर ला सकेंगे या महज ऐलानात की हद तक ही ये चीज़ रहेगी। हमारे साथ इस वक्त आसिफ जावेद साहब मौजूद हैं, इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, लेकिन ज़राअत के हवाले से इनकी बड़ी एक डिटेल रिसर्च है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं जो रवा साल है जिसमें ज़राई शोबे की महज हमने जो ग्रोथ जिसका मैंने जिक्र किया 0.56%, आप इसको किस एंगल से देखते हैं और क्या समझते हैं जी कि ये क्या वजूहात हैं? थोड़ा सा एक ओवरव्यू हमें दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। किसी भी मुल्क में ज़राअत जो है वो बड़ी मेन जो है उसकी अहमियत होती है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे ज़राअत जो है एक जीडीपी में उसका बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है, फिर इसके अलावा जो लेबर फोर्स है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर ही एब्जॉर्व कर रहा होता है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो ओवरऑल इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर इसी तरह जो लेबर फोर्स है उसको जो एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए हैं वो उतने मौके उनको नहीं मिल सकेंगे, तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी उसका भी नंबर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा होगा। फिर अगर ज़राअत जो है वो मुतासर होती है और अनएम्प्लॉयमेंट वो इंक्रीज़ होती है तो इसका प्रेशर जो है वो आपकी ओवरऑल इकॉनमी पे किस तरह आएगा कि आपकी इंटरनल माइग्रेशन जिसको हम कहते हैं कि देहात से शहरों की तरफ लोग जो है वो माइग्रेट होंगे आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, या वो नए रोज़गार के मौके तलाश करने के लिए वो शहरों की तरफ रुख करेंगे। तो फिर उसका जो असर है वो आपके अर्बन सेक्टर्स पे भी आएगा। तो ये एक ओवरऑल जो है
उसकी नेगेटिव इम्प्लिकेशंस है कि अगर आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अपनी जो टारगेट्स है उनको मीट नहीं कर पाता या जो उतनी रफ्तार से जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, अब हमें अहम फसलों की जो मनफी ग्रोथ है जिसमें मैंने 13.49% का जिक्र किया, और जो कॉटन है उसमें 19% कमी, और हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमारा ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो ज़राअत के ऊपर है। आप समझते हैं इन नताइज ये जो हमने गिरावट देखी भी है इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, और ये जो अहम नकद आवर फसलें जिनको हम कहते हैं, आप क्या समझते हैं जी इनमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं? क्योंकि जो टारगेट्स, वही बात है जो आपने कहा कि हमने सेट किए थे, हम उनको अचीव करने में नाकाम रहे हैं ज़राअत के हवाले से। आई थिंक एक तो पहले जो 2% का टारगेट था वो भी काफ़ी लो था, और अगर गवर्नमेंट उसको भी किसी वजह से अचीव नहीं कर पाती तो ये एक बड़ी जो है वो हमारे लिए सोचने की बात है कि हम इतना लो टारगेट जो है वो क्यों अचीव नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ थी या फोकस था वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उतना नहीं था जितना कि इस सेक्टर की अहमियत को देखते हुए होना चाहिए। तो उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। एक तो जो क्लाइमेट चेंज है आपका वो काफ़ी हद तक आप हमारी जो फसलें हैं उनको मुतासिर कर रहा है। हमने देखा है कि जो क्लाइमेट इंटेंसिटी है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वो बहुत जो है वो ज़्यादा हो गई है। हेल स्टॉर्म जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपका जो ड्राउट है या टेम्परेचर्स हैं वो काफ़ी इंटेंस हो गए हैं। जो रेनफॉल का पैटर्न है वो बड़ा मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से भी जो फसलों की ग्रोथ है वो मुतासिर हुई है। किसान उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को काउंटर करने के लिए। तो जो मेजर वजह जो आती है वो तो क्लाइमेट चेंज की है। फिर ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट का फोकस है वो उस तरह नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर पे जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से किसान जो है जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी या मिल सकती थी वो नहीं मिली। तो वो एक काफ़ी हद तक वो भी एक फैक्टर है। फिर जो पानी की कमी है वो भी काफ़ी जो चैलेंजिंग फैक्टर है। काफ़ी सालों से हम ये मसला देखते हुए आए हैं कि फसलों के लिए जो पानी की कमी है वो काफ़ी जो है वो इंटेंस रही है, और उसको काउंटर करने के लिए आई थिंक हमें जो नए रिजर्वायर्स हैं उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो काफ़ी अरसे से क्योंकि नहीं बने तो वो पानी की कमी का सामना ख़ास तौर पे जो मेजर फसल जिस तरह आपने कही कपास की और चावल की फसल उनके लिए हमें जो है ये पानी की कमी देखने में आती है। अच्छा आसिफ साहब, ज़ाहिर है मैं अगर आपने पानी की कमी का जिक्र किया है तो मैं थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी ज़रूर रहनुमाई चाहूँगी कि जो हम ज़राई या फसलों के हवाले से या ज़राअत के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम वाकई बहुत कन्वेंशनल तरीक़ों पे अभी भी इन्हिसार कर रहे हैं, या हमारी अंदर हमारी जो ज़राअत का शोबा है या किसानों के लिए जो टेक्नोलॉजी या फ्रेंडली ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि उससे ज़राअत में जो एफिशिएंसी है या एफिकेसी का मामला है वो भी बेहतर हो, या नहीं हम उन ओल्ड स्कूल या कन्वेंशनल तरीक़ों पर रिलाई करें जिसकी वजह से भी इसकी जो आउटपुट है उस पर फ़र्क आ रहा है? जी आई थिंक कुछ हद तक तो हमें पिछले चंद सालों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने में आया है, लेकिन हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या टूल्स हैं, मॉडर्न टूल्स हैं, वो अभी भी बहुत जो है उसका जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड सा है। जिस तरह ड्रिप इरिगेशन की हम बात करते हैं कि वो जो है आपके पानी की कमी का मसला काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है या अडॉप्शन है वो अभी भी बड़ा लिमिटेड सा है। आपको शायद चंद एक फार्म्स में जदीद फार्म्स में या जो बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं या एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो फार्मर्स हैं जिनके पास मेजर लैंड होल्डिंग्स हैं, उन पे तो शायद वो ड्रिप इरिगेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हो, लेकिन जो आपका छोटा किसान है वो अभी भी वही ट्रेडिशनल जो है वो टूल्स यूज़ कर रहा है। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो पानी के लिए वो यूज़ कर रहा है, फसलों की बुआई के लिए, कटाई के लिए वो वही ट्रेडिशनल मेथड्स आपको देखने में आते हैं। उसकी वजह से भी जो किसानों की प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है वो आप बाकी दुनिया के मुकाबले में काफ़ी लो है। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, हुकूमत जो है आइंदा बजट में जो खाम माल है उस पर विद होल्डिंग टैक्स जो है उसके खात्मे के हवाले से, फिर बिजली और गैस सस्ती करने के हवाले से या दरामदी अशया पे जो टैक्स है उसको रिव्यू करने के हवाले से बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये इकदाम फौरी तौर पर? आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो। अच्छा, अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? आसिफ साहब, कैन यू हेयर मी?
जी जी, अब आवाज़ ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जो हुकूमत है आइंदा बजट के अंदर ये जो विद होल्डिंग टैक्स है खाम माल के ऊपर, इसके हवाले से बात कर रही है, फिर सस्ती बिजली और गैस की बात कर रही है, और फिर जो दरामदी अशिया है इस पर टैक्स रिव्यू की बात हो रही है। तो आपको लगता है ये सारे इकदाम जिसके हवाले से बात की रही है, अगर उस पर इम्प्लीमेंट होता है तो ये फौरी तौर पर जो हमारा ज़रूरी शोबा है इसको सपोर्ट दे पाएगा? जी देखिए, बातें तो ये काफ़ी अरसे से जो है वो हो रही हैं, और किसान भी इसको सोच सुन के वो अब चाह रहे होंगे, उनकी ख्वाहिश है दरीना कि हुकूमत इस पे अमल भी जो है वो करे ताकि उनको किसी हद तक रिलीफ मिल सके। जो सोलर पैनल्स हैं या उस हवाले से तो शायद गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में कुछ काम किया है और रिलीफ किसानों को जो है वो मिला है, और जो किसानों से या जो फीडबैक हमें आ रहा होता है वो यही है कि सोलर पैनल्स के हवाले से तो गवर्नमेंट के इकदाम जो है वो तसल्ली बख्श हैं, लेकिन जो बाकी रेट्स हैं बिजली के, एनर्जी के जो रेट्स हैं वो अभी भी काफ़ी हाई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी। तो उसको देखने की ज़रूरत है कि अगर आपकी जो किसानों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपकी एनर्जी बिल की वजह से वो ज़्यादा आ रही है, और अगर अभी भी किसान जो है वो ट्यूबवेल यूज़ करता है और उसकी वजह से उसका एनर्जी बिल ज़्यादा आता है, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो उसके पास जो कैश फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर अगर जो बाकी रिलीफ है इनपुट पे, अगर तो वो एग्रीकल्चर इनपुट्स ही काफ़ी महंगी हैं तो वो भी किसानों को मुतासिर कर रही होती हैं। किसान फिर उसको छोड़ के वो सस्ती चीज़ें यूज़ करेगा या तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेगा, तो वो भी अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर रही होगी। तो ये देखने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट अगर तो इक़दाम करती है या ऐलान करती है तो उस पर अमल दरामद जो है वो किस हद तक होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इन द एंड आज से बताइएगा कि अब जो हमारा ज़रूरी जो कर्ज़ निज़ाम है उस पे भी हुकूमत ने जो किसान दोस्त जो स्कीमें हैं वो लाने के हवाले से बात की, और कुछ ऑलरेडी ऑपरेशनल भी है। आप क्या समझते हैं जी कि आम किसान तक भी इसका इम्पैक्ट है या ज़मींदारों तक ही रहेगा? क्या इसमें इसमें आप हमें गाइड कर सकते हैं बेहतर तौर पर? जी, आई थिंक एग्रीकल्चर क्रेडिट के हवाले से गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी और पहले भी काफ़ी जो है वो गवर्नमेंट उसको ऐलान तो करती रहती है, लेकिन जो उसका भी फीडबैक है वो उसी तरह है कि जो मेजर आपके लैंड होल्डर्स हैं या पावर सेक्टर जो मेजर आ जाते हैं आपके लैंडलॉर्ड्स, उसके लिए तो वो बेनिफिशियल होता है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनको वाकई ज़रूरत है एग्रीकल्चर क्रेडिट की, ताकि वो एग्रीकल्चर क्रेडिट से फैसिलिटी लेके अपना जो कैश फ्लो है उसको बेहतर कर सके, एग्रीकल्चर इनपुट्स जो है उसको जो है वो ख़रीद सकें, तो वो अभी भी काफ़ी लिमिटेड है। उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए वो काफ़ी लिमिटेड है। तो उसको देखने की ज़रूरत है कि अगर हुकूमत एग्रीकल्चर क्रेडिट का ऐलान करती है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है तो वो वाकई हकदार जो है उस तक जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट वो पहुँच रहा हो और उसकी एक्सेसिबिलिटी उस तक हो सके। अच्छा, आसिफ, एक फूड सिक्योरिटी या सेफ्टी का मामला भी है जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए भी। जो हमने अभी पिछले साल में हम गोल से लेकर जो तरीक़ाकार या पॉलिसीज़ उन पर इम्प्लीमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता ये सूरत हाल रहती है तो फिर ये फूड सिक्योरिटी वाला मामला भी कहीं ना कहीं, जहाँ ग्लोबली एक कंसर्न है, वो हम भी इस कंसर्न से दो चार तो हैं कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप देखें, जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की थी कि जो आपकी कपास है और राइस है, इन दोनों में ही नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ये दोनों ही आपकी मेजर फूड आइटम्स हैं जो कंज्यूम हो रही होती हैं हमारे मुल्क में। और अगर किसान अगर जो गंदम है वो और जो चावल की फसल है वो आपकी आबादी की जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाती, तो आपको अल्टीमेटली गंदम और जो चावल है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा होगा। तो हम अगर आप अपने फॉरेन रिजर्व्स को देखते हैं तो वो पहले ही बड़े लिमिटेड से हैं, तो जो आपका इंपोर्ट बिल है वो उससे मुतासिर हो रहा होगा। और हुकूमत के पास अगर तो इतने ज़राए नहीं हैं कि वो इंपोर्ट उतनी कर सके, तो वो आपकी फूड सिक्योरिटी को अल्टीमेटली इफेक्ट कर रहा होगा। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच आसिफ जावेद साहब, हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद थे। ज़राअत के हवाले से जी मुख्तलिफ़ चीज़ों का इन्होंने हमें गाइड भी किया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर जो कहीं ना कहीं हमारे बजट के अंदर बड़े ज़ेर बहस आएगी भी, और प्री बजट जो डिस्कशन है उसके साथ सब पोस्ट में भी ये डिस्कशन होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, हमने ज़राअत के हवाले से बात कर ली, ओवरऑल जो बजट था उस पर बात कर ली, लेकिन एक जब हम 2024-25 के जो इक्तिसादी सर्वे है उस पर अगर नज़र डाली जाए तो कुछ इशारे बज़ाहिर हमें इस्तेहकाम और इस चीज़ की निशानदेही तो कर रहे हैं, लेकिन मईशत का जो कह लें पैदावारी सतून है जिसे आप सनती शोबा कहते हैं वो ज़बूं का शिकार है और ज़बूं हाली का शिकार है। मुल्क की बड़ी सनतों की बात की जाए जिन्हें इक्तिसादी तरक्की की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, लेकिन गुज़श्ता बरस हमें खासे एक जो कह लें प्रेशर या दबाव में नज़र आई हैं और उनकी पैदावार जो है मनफी 1.3% रही। इसके साथ साथ जो कि तयशुदा हदफ था जो 3.5% से बहुत कम था, अब हुकूमत आइंदा बजट पे सनती शोबे को सहारा देने के लिए खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स का खात्मा हो, सस्ती बिजली और गैस जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, जो मकामी सनत है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बाज़ जो दरामदी अशिया हैं उस पर टैक्स में रद्द-बदल के हवाले से गौर करने के जो चंद इक़दाम हैं उनका सोच रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉलिसीज़ जो हैं जी तामीराती शोबे के लिए उसके साथ साथ जो हमारा सनती शोबा है ये वक्ती रिलीफ से आगे बढ़कर पाकिस्तान की जो सनत है उसको आलमी सतह पर जो कह लें कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं हुमायूं इकबाल शामी साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के और माहिर मईशत भी, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ये जो मैं अभी जिक्र कर रही थी कि जो सनतें हैं वो हमारे मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, लेकिन गुज़श्ता साल जो हमने टारगेट सेट किया था, आप हमें थोड़ा सा एक आइडिया दीजिएगा कि टारगेट से कम रही हमारी और इसमें जो प्रेशर रहा हमारी सनतों का क्या वजूहात हैं जी, और इसमें अब इस साल के बजट के अंदर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट बेटर। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। इसमें ये है कि सनतों की जहाँ तक मजमूई अगर आप इंडस्ट्री के टोटल ग्रोथ देखें ना वो तो 4.7% है, गो कि ये भी टारगेट से कम है, लेकिन ये है कि वो उसमें नहीं है। लेकिन ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ग्रोथ जो है नेगेटिव आई है, तो वो एरिया ज़्यादा कंसर्न है हमारा। और लेकिन छोटी स्मॉल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर जो है ग्रोथ वो तकरीबन 8% प्लस है। तो लेकिन हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हमारा जो एक तो रोज़गार सा बहुत बड़ा ज़रिया है, फिर टैक्सेस हमारे ज़्यादातर लार्ज सनत से आते हैं, फिर इसके अलावा एक्सपोर्ट की हमारी डिपेंडेंसी जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर है, तो इस लिहाज से इसका ये एरिया बड़ा कंसर्न है। तो बाकी ये कि ओवरऑल आपको मालूम है कि ओवरऑल क्योंकि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी टारगेट से कम रही है, ऑलमोस्ट 1% कम रही है, 1% के करीब, तो वो भी इस वक्त 2.6% के करीब रही है शायद, तो वो भी कम है तकरीबन ऑलमोस्ट, कोई 1% तो नहीं लेकिन 1% से थोड़ा सा कम है। तो इस लिहाज से वो ओवरऑल ये एक हमारे यहाँ ये ज़रूर आई है कि थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट हुई ये चीज़ें। तो बाकी ये है कि आइंदा का क्या होगा, आइंदा असल में बात ये है कि आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ जो है ना वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो सबसे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो इंसेंटिव चाहिए वो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि हर तरह के बिज़नेस ग्रोथ का, वो है हमारा ये जो टैक्स का हमारा सिस्टम है, ख़ास तौर पर ये जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है, सुपर टैक्स है, ये इतना ज़्यादा हो चुका है। अब ये तकरीबन जो हमारा अगर जो हाईएस्ट जो स्लैब है वो अगर सुपर टैक्स को मिला दे तो 49% तक जा चुकी है, जो दुनिया में एक अनप्रेसिडेंटल है। तो आपको मालूम है जो दुबई वगैरह हमारे वहाँ पर कोई शायद 7-8% से ज़्यादा नहीं बनता। तो जो शख्स 100 रुपये कमाएगा, बड़ी मेहनत करता है इंडस्ट्री में आपको लगाना, उसका एक बड़े मसाइल होते हैं, लेबर से डील करना, गवर्नमेंट अदारों से डील करना, मार्केट ढूंढना, और उसके बाद वो 50% जो है वो सारे का सारा गवर्नमेंट को दे के चला जाए और जिसके बदले में उसे कुछ भी ना मिले, तो वो फिर उसको तो चुपता है ना। तो इस लिहाज से हुआ ये है कि नई जो हमारी इन्वेस्टमेंट होनी थी ना, जो इन्वेस्टमेंट होती रहती है जो हर साल एक इंडस्ट्री के अंदर, वो नहीं हुई। इसकी वजह बुनियादी यही हुई कि टैक्सेस हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा थे। फिर जो ऑलरेडी जो हुई है जो हमारी इसमें उन्होंने भी कुछ उन्होंने निकाल लिया, तो अब ये उसका नतीजा ये हुआ कि वो हमने उसका जो हमें काउंटर इफेक्टिव हुआ, एक तो हमारा टारगेट भी पूरा नहीं हो सका, जो हमने ज़्यादा टैक्सेस लगाए उसका टारगेट भी पूरा नहीं हो सका, और प्लस ये है कि वो उसकी वजह से जो है ये हमारी इंडस्ट्री भी बैठ गई, बल्कि इंडस्ट्री नहीं बिज़नेस भी, सारे बिज़नेस का भी यही सूरत हाल है, उनका भी यही मसला है। और अगर आपको शायद याद हो कि 12 जून 2024 को जो लास्ट बजट हुआ था उस दिन मैं 2 चैनल्स के ऊपर था और दोनों चैनल पर मैंने जो बात कही थी वो यही कही थी
कि ये टारगेट जो है आप टैक्सेस का रख रहे हैं वो अनरियलिस्टिक है, और ये नए टैक्सेस जो 1600 बिलियन के लगा रहे हैं वो गलत हैं, ये नहीं लग सकते, और ये कभी भी टारगेट पूरा नहीं हो सकेगा चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। क्योंकि बात ये होती है कि आप अगर टैक्सेस में रिडक्शन देंगे तो क्वांटम बढ़ेगा, ज़्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आएंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, बिजनेस ग्रोथ होगी, तो खुद ब खुद टैक्स आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप वो एक्सक्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप कहते हैं ना डंडे से हम टैक्स लेने का, तो वो कुछ अरसे के लिए, कुछ एक आध महीने के लिए, 2 महीने के लिए बात चलती है। लेकिन देखें ना, पैसा तो आदमी वहीं लगाता है, इन्वेस्टर जहाँ पर कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से वो हमने कर लिया, और जो असल जो करने की जो चीज़ें थी बजट में वो नहीं की, और वो मुझे लगता है इस दफ़ा भी शायद कम ही की जाएंगी। क्या सर ऐसी तो चीज़ें आप क्या समझते हैं जो करने की हैं, और पॉलिसी के हवाले से भी आपने इम्पॉर्टेंट बात की कि जो टैक्सेस की टारगेट सेट किया गया था वो अचीवेबल या रियलिस्टिक नहीं था, और आप जैसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बात की थी। लेकिन क्या एक रियलिस्टिक टारगेट हो सकता है अगर हुकूमत सोचती भी है कि बड़ी सनतों पे जिस पे हम जो ग्रोथ की रेशो को कम देख रहे हैं उनमें बेहतरी लाने के लिए, क्योंकि स्मॉल स्केल बिजनेसेस की आपने जहाँ जिक्र किया, लेकिन जाहिर है एक बड़ी सनत का जो हुजम है और उसकी जो एक आउटपुट है वो एक डिफरेंट होती है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं 12 जून को, मैंने तो जिस दिन बजट पेश हुआ है अभी उसकी, यानी अभी पास भी नहीं होता, मैं तो उसी वक्त ये बात की थी और 2 चैनल पे करी, जिसमें नेशनल टीवी भी शामिल है। तो लेकिन वो तो नहीं की गई। अब आपने जो बात कही, पहले 2 सवाल आपके हो गए। एक सवाल तो यही आपने कहा कि क्या चीज़ें करने वाली थी जो नहीं की। मैं उस वक्त भी एक बात कही थी कि बजाय कि आप बजाय कि नए टैक्सेस लगा के इंडस्ट्री और अपने बिजनेस को ज़्यादा सुकेड़ दें, कॉन्ट्रैक्ट कर दें, उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दें, उसकी बजाय आपके पास बहुत सारी गुंजाइश है बजट में एक्सपेंडिचर कर्टेल करने की। और एक्सपेंडिचर कंटेल करने में ये है कि हमने अननेसेसरली, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने अननेसेसरली ये किया हुआ है कि अपने बजट में वो चीज़ें डाली हुई हैं जो उनके मैंडेट में नहीं है। अब उसके ऊपर इतना ज़्यादा हम खर्च करते हैं। मसलन मैं 2 चीज़ें मैं आपको सिर्फ स्ट्रेट अवे कहता हूँ कि जो लास्ट बजट की मैं फिगर्स की बात करता हूँ, इस साल में तो ये और भी ज़्यादा संगीन होगा मसला। लास्ट में अगर आप देखें तो हमने लास्ट बजट में बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के लिए 600 रुपया रखा था, और ये जो बेनज़ीर प्रोग्राम है ये बुनियादी तौर पर प्रोविंसेस का निज़ाम है। 18 अमेंडमेंट के बाद जो आपका सोशल सेक्टर है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो प्रोविंसेस के पास जा चुका है, लेकिन हम उसको लिए बैठे हैं और 600 अरब रुपया हम फेडरल उससे पे कर रहे हैं, जबकि ये प्रोग्राम सारे का सारा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था कि प्रोविंसेस को लिस्टें जाती हैं कि ये आपके सूबों के अंदर मौजूद हैं, लो आप इनको प्रोग्राम को चलाएं और अपने बजट से पे करें। और ऑलरेडी प्रोविंसेस के पास तो आपको मालूम है नेशनल जो फाइनेंस अवार्ड है उसका 57.5% उनको जाता है, यानी इसका मतलब है कि जो ऑलमोस्ट 2/3 के करीब तो वो ले जाते हैं उसमें से। तो उनके पास तो पैसा इतना होता है कि लुटाने के लिए उनके पास उसके बाद भी पैसा बच जाता है, लुटाने के बावजूद भी, तो वो उधर से पे करें। दूसरी मैंने ये बात कही थी, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसके लिए हमने पिछले बजट में 1382 बिलियन रुपीज़ रखे थे, ऑलमोस्ट 1400 बिलियन के करीब। मैंने कहा था कि इसको आप इमीडिएटली इसको प्रोविंसेस को दे दें, और हर प्रोविंस के अंदर बड़े उसकी डिमार्केशन मौजूद है। मसलन लाहौर में जो लाहौर की कंपनी है वो पंजाब के अंदर है, जो इस्लामाबाद की है वो भी पंजाब में है, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर हुआ, हज़ारा है या फाटा है वो केपी के अंदर है, बलूचिस्तान की सिर्फ डिमार्केट है, बिल्कुल उनका एरिया मुतय्यन है। सिर्फ करने का ये काम था कि इनका जो कंट्रोल था, जो वो कंट्रोल चला जाता फेडरल गवर्नमेंट के बजाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। उससे क्या होता कि 1382 ऑलमोस्ट 1400 बिलियन रुपीस आपके जो है, जो आपने पिछले साल बजट में रखे सब्सिडी देने के लिए, वो आपके बच जाते। और 1400 ये और 600 आपके वो मिला लें तो ये बनते हैं आपके 2 ट्रिलियन, यानी 2000 अरब रुपया बनता है। और 2000 अरब रुपए के जो सेविंग का मतलब ये होता है कि तकरीबन उसके आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप अगर तकरीबन 4.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस लगाते हैं ना, तो उसका फेडरल गवर्नमेंट को जो इम्पैक्ट मिलता है वो 2 ट्रिलियन से ज़्यादा नहीं मिलता, तो वो आपकी स्ट्रेट अवे सेविंग हो जाती थी यहाँ से। तो आपका बजट बैलेंस हो जाना था, बजाय नए टैक्स जो 1600 बिलियन के आपने नए टैक्सेस लगाए उनमें से 1 रुपये के टैक्सेस लगाने की जरूरत नहीं पेश आती है आपको। तो जो वो चीखे, जो इंडस्ट्रीज चीखे, उसकी भी हुई।
तो मेरा ये सिर्फ 2 फैक्टर हैं। इसके अलावा आपके पास स्टील मिल है जो कि कितना 20 साल हो गया प्राइवेटाइज नहीं हो रही, आपकी पीआई है अरसा गुजर गया प्राइवेटाइज नहीं हो रही, इस किस्म की आपकी, और फिर आपकी मैं समझता हूँ 400 से 500 अरब रुपया मजीद ऐसी मिनिस्ट्रीज है जो कि 18 अमेंडमेंट के साथ डिवॉल्व हो चुकी हैं, और बहुत से ऐसे अदारे हैं जो अननेसेसरी खुले हुए हैं और ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के वर्क को। 400 से 500 अरब रुपया बड़ी आसानी से यहाँ से भी आप सेव कर सकते थे। तो हुकूमत को नए टैक्सेस लगाने की बजाय अगर ये चीज कर लेती तो बजाय टैक्सेस नए लगाने के आवाम को उसको रिलीफ देती, वो और रिलीफ देती है। तो रिलीफ जब देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस, आपकी मईशत ग्रो करती है। लेकिन वो मैंने आपको बताया ना, जो काम करने के होते हैं वो नहीं करते, उसकी बजाय हम बस वो एक जिसको होता है ना बुश हंटिंग वाला हमारा वो होता है, फायर फाइटिंग कह लें आप उसे, तो उसी के ऊपर हमारा सारा निज़ाम चल रहा होता है। तो जब तक इस किस्म की चीज़ों को ना देखा जाएगा तब तो तक बड़ा चीज़ें मुश्किल होगा। थैंक यू वेरी मच हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया। हुमायूं इकबाल शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इकॉनमी की बात हमने बहुत सारी कर ली है, अब ज़रा हम ईद की बात करेंगे थोड़ी सी। इस ईद के ऊपर ज़ाहिर है हमें सफाई सुथराई के हवाले से बड़े कंसर्न्स होते हैं शहर भर में, और मैंने इंट्रो में भी कहा कि पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से जी बड़ा अच्छा काम और बड़ा सिस्टमेटिकली किया हुआ था। और सफाई सुथराई की सूरत हाल पंजाब में जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी हदायत के ऊपर भी, और वैसे भी पंजाब के अंदर सबसे बड़ा जो क्लीन ऑपरेशन है वो जारी रहा। तो दूसरी तरफ जी कराची में मेयर जो कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनको बाज़ इलाकों में जो सफाई की ख़राबी है उस पर शोकाज़ नोटिस भी जारी करना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस टॉक भी की। जो कराची की सूरत हाल है वो कुछ अजीबो गरीब सी ही थी, लेकिन हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे जो हमें बेहतर तौर पे बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू जो कि फ़ील्ड के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। लाहौर से जी हमारे साथ सलमान अवान मौजूद हैं और कराची से मोहम्मद रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं कराची का रुख पहले करूंगी क्योंकि मोहम्मद रज़ा में ज़ाहिर है आप लोग ईद के दिन भी पहले तो काम कर रहे थे, आई एम श्योर कि आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा क्या सूरत हाल रही है पूरे शहर के अंदर सफाई के हवाले से, कराची में ख़ास तौर पे ज़रा हमें थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज़ है तो आज भी क़ुरबानी का सिलसिला जारी है। तो वहीं पर जो मवेशियों के बाक़ियात हैं, आलाइशें हैं, वो उठाने का सिलसिला भी बिला तातुल जो है जारी है। सुबह से ही इसका आगाज़ हम देख रहे हैं कि हो जाता है, और ख़ुसूसी तौर पर मुख्तलिफ़ इलाकों में कलेक्शन पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं। जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो गली मोहल्लों से तमाम तर आलाइशें और बाक़ियात जमा करती हैं, और मुख्तलिफ़ जो कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ तक ये तमाम तर चीज़ें लेकर आते हैं, और यहाँ से फिर जो है जो डंपिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर यहाँ से तमाम तर आलाइशें जमा करके ले जाए जा रही हैं। और हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 11,000 से ज़ायद जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। दिन रात हम ये तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं, और जहाँ सर ये आलाइशें और बाक़ियात उठाई जाती हैं फ़ौरी तौर पर वहाँ पर चूना डाला जाता है, मुख्तलिफ स्प्रे भी किए जाते हैं। सफाई सुथराई क़दरे बेहतर पहले से नज़र आ रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का मेयर कराची की जानिब से दौरा भी किया गया, और जहाँ पर तमाम तर चीज़ें उनको इस तरह की नज़र आई फ़ौरी तौर पर वहाँ पर अहकामात भी जारी किए गए। ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने एडिशनल आईजी से भी रब्ता किया, और जो आलाइशों से छेड़छाड़ की जाती थी उस हवाले से दफ़ा 144 नाफिज की गई। 180 के करीब अफराद उनको गिरफ़्तार किया गया है, कुछ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, और इस वक्त भी ये तमाम तर सिलसिला जारी है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी ये तमाम तर गाड़ियाँ मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें उठा के यहाँ पर जमा कर रही हैं, और फ़ौरी तौर पर सफाई सुथराई के जो इंतजाम हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने में नज़र आ रहे हैं। अच्छा रज़ा, आपने आज हमें बताई ये सूरत हाल, लेकिन कल जब मैं चूँकि ख़ुद भी मेरा एक्सपीरियंस ऐसे हुआ कि मेरे कोई रिश्तेदार रहते हैं कराची में, तो दे वर टेलिंग मी ऑल्सो कि वहाँ पे सूरत हाल सफाई की कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली कंपैरिजन लाहौर से करते हैं या पंजाब से करते हैं। ज़ाहिर है सिस्टमेटिक चीज़ें हैं यहाँ पर ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद क्या वाकई आज बेहतर है या कल से ही बेहतरी थी? क्योंकि लोग तो शिकायत कर रहे थे कि ताफुन है और अजीबो गरीब सूरत हाल है कराची में।
देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो है अहम किरदार शहरियों का भी है, क्योंकि शहरियों को जब इससे पहले भी हिदायत दी गई थी, जो कचरा कुंडियाँ बनाई गई थी, करीब जो कलेक्शन पॉइंट बनाए गए थे इलाकई सतह पर, तो शहरियों का भी रोल है कि वहाँ पर जो है जो हिदायत जारी की गई हैं उसको अपनाएं। इसके अलावा जो वर्कर्स मैंने आपको बताएं, बहुत बड़ी आबादी है, उसके हिसाब से अगर वर्कर्स की तादाद देखी जाए तो वो काफ़ी कम है, लेकिन जितने वसाइल हम देख रहे हैं उन वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम खुद भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। और जो आम छोटी गलियां हैं उसको तो आप कहा जा सकता है कि वहाँ से अभी तक अलाइशें नहीं उठा सकी, लेकिन बहुत सारे इलाके हमने देखे हैं जहाँ पर सफाई सुथराई के निज़ाम देखने में नज़र आ रहा है। और ये हमारे अकब में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि शायद ही कोई सेकेंड्स के अंदर यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, रक्शे आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स की मदद से अलाइशें यहाँ पर लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो हेल्पलाइन भी दी गई है मेयर कराची की जानिब से, शहरी उस पर भी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, फौरी तौर पर उस पर भी एक्शन नजर आ रहा है। ठीक है रज़ा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सलमान हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। सलमान, लाहौर में मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया कि सफाई बड़ी अच्छी थी और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। ज़रा हमें बताएं, आप भी ऑन ग्राउंड रहे, क्या सूरत हाल है जी लाहौर में? आज बिल्कुल ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है और कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। और दूसरी तरफ अगर अलाइशों की बात करें, सुतरा पंजाब प्रोग्राम जो है उसके तहत जो है 15,000 से ज़ायद जो वर्कर्स हैं इस वक्त फील्ड में मुतहरिक हैं और 24 घंटे से जो है ये बिला तातील जो है ऑपरेशन जारी है। और LWMC के जो एहलकार हैं जो वो गलियों में भी जा रहे हैं और जाके अलाइशें जो है उसको ठिकाने लगा रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो 50,000 टन से ज़ायद अलाइशें और जो बाकियात है जानवरों की उनको जो है वो ठिकाने लगाया गया है। और मुख्तलिफ जगह पे लाहौर में 100 से ज़ायद आरजी जो है वो डंपिंग पॉइंट जो है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर जो मुख्तलिफ यूसी वाइज जो है वहाँ से तमाम तर जो LWMC का अमला है वो अलाइशें और बाकियात जो है वो ला के एक आरजी डंपिंग पॉइंट पे जो है वो छोड़ते हैं। उधर से जो है मेन जो पॉइंट है वहाँ पर उसको जो है वो किया जाता है। हम यहाँ पर अगर मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर एक आरजी डंपिंग पॉइंट जो है वो बनाया गया है। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ के जो सुपरवाइज़र है वो भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा, ईद के पहले रोज़ जो है आपने यहाँ से कितने डंपर जो है यहाँ से मूव किए हैं मेन पॉइंट की तरफ, कितनी अलाइशों को जो है वो ठिकाने लगाया है दूसरे रोज़, और आज की क्या सूरत हाल है? जी, पहले दिन यहाँ से 8 डंपर ट्रिपों हैं यहाँ से, और दूसरे दिन ईद के 6 डंपर ट्रिपों हैं और आज काम जारी है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइएगा, जो आप ये बताएं मुझे कि पहले दिन जो 8 डंपर थे यहाँ पर कितनी जल्दी जो है मेन पॉइंट पे जो है वो अलाइशों को ठिकाने लगाया जा रहा है इस आरजी पॉइंट से? जी, यहाँ पे जल्द अज जल्द इसको आरजी पॉइंट से यहाँ से उठाया जा रहा है, यहाँ पे जमा नहीं किया जा रहा, यहाँ से फ़ौरन इसको मेन पॉइंट पे रिसीव किया जा रहा है। आज बिल्कुल सुपरवाइज़र है यहाँ के, ये आरजी डंप जो पॉइंट बनाए गए थे डंपर, यहाँ पर तकरीबन लाहौर में 100 से ज़ायद के करीब जो है ये आरजी पॉइंट बनाए गए हैं। अच्छा, अगर बात करें तंग गलियों की, सुतरा पंजाब में ये जो प्रोग्राम है इसमें जो है रिक्शों में जो है लोडर रिक्शों में जो है उन्होंने इस तरह की बॉडी शेप बनाई है कि यहाँ पर अलाइशों को और कूड़ा जो है वो तंग गलियों से भी जो है वो उठाया जाता है। और जो है वो जो मेन जो इन्होंने आरजी डंपर पॉइंट बनाया है वहाँ पर जो है मुंतकिल किया जा रहा है। अगर बात करें कंट्रोल रूम की तो यहाँ पर तकरीबन 24 घंटे से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अच्छा, सुतरा जो पंजाब है इस ऑपरेशन को जो है वो इसको निगरानी भी की जा रही है और हमने कहीं पे भी अलाइशें जो है वो नहीं देखी। जानवर को जो है जैसे ही ज़िबा किया जाता, कुर्बानी की जाती है, तो ये जो अमला है ये गलियों में जो है वो गश्त करता नज़र आ रहा है। अलाइशों को जैसे ही बाहर फेंका जाता है ये फौरी तौर पर उसको उठाते हैं और उसको ठिकाने लगा देते हैं। सुपरवाइजर का भी ये कहना है कि तकरीबन 8 डंपर जो है वो ईद के पहले रोज और 6 डंपर जो है वो ईद के दूसरे रोज जो है वो मुंतकिल किए गए हैं, अलाइशों को ठिकाने लगाया गया है। 100 से ज्यादा जो है वो डंपिंग पॉइंट्स हैं जिसपे, ठीक है। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका भी, और मोहम्मद रज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची और लाहौर की सूरत हाल जी हमने आपको बताई है। कराची में मोहम्मद रज़ा के मुताबिक रिसोर्सेज की कमी की वजह से थोड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो जितना अमला मौजूद है उसको बरूए कार ला कर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ लाहौर के अंदर भी कुछ सलमान ने हमें बताया कि क्या सूरत हाल रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी, और ज़ाहिर है इस ईद के ऊपर फिर ये
सिर्फ आलाइशों का मामला नहीं है, बाद में जो सिर्फ बीमारियाँ, ताफून और दीगर मसाइल होते हैं उसका भी मामला है। सो लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर तो ख़ास तौर पर बड़ी अच्छे इकदाम हैं और कराची में भी जितने रिसोर्सेज थे उसके मुताबिक किया गया है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक की ब्रेक के बाद वापस आ गए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी टीम कैसे कैसे टॉपिक्स निकाल के लाती है और फिर बाद में कहती है कि इस पे बात करें, जो कि मेरे लिए ख़ुद बात करना बड़ा मुश्किल है। आज हम स्टोइसिज्म पे बात करेंगे, जिसको प्रोनाउंस करना मेरे लिए एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कोशिश की। आई होप कि मैंने ठीक प्रोनाउंस किया है। जनाब, ज़िंदगी वाकई मुश्किल है या हमने इसको बना दिया है? आज हम इससे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जिसमें हम महंगाई है, कोई जॉब पे प्रेशर है, घर की कोई टेंशन है, या आपके रिलेशनशिप्स में कोई इशू है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इन हालात पे कैसे काबू पाते हैं, ख़ुद को कैसे कंपोज रखते हैं, अपने मसाइल को कैसे हल करते हैं और इसमें अपने आप को जोड़ना कैसे सीखते हैं। स्टोइसिज्म इस प्रोसेस को कहते हैं, लेकिन इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि हम स्टोइसिज्म को क्या सब्र का नाम दे सकते हैं या नहीं, इस पे हमें माहिर नफ्सियात जो कि सबा फयाज हैं वो बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम सबा, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबा से हम बात करने की कोशिश करेंगे और मैं खुद इस टर्म को समझने की कोशिश करूँगी। इसके साथ साथ जी आपको पता है कि ईद गुजर गई है और अभी भी बल्कि इनफैक्ट चल रही है, आज तीसरा दिन है, लेकिन जो हमारे खाने पीने के पैटर्न्स हैं वो कुछ अजीब व गरीब हैं। मतलब हमने ईद पे इतना ज़्यादा खाते हैं कि हम सोचते नहीं है कि हमें दोबारा भी कभी खाना पड़ेगा या नहीं, और हमने उसको कैसे अपनी डाइट को बैलेंस करना है। तो आज हमारे साथ इस हवाले से ईमन फ़ातिमा मौजूद हैं, जो कि अब हमें बताएंगी कि अब आपने इतना सारा गोश्त खा लिया है, आपने इनको बंद कैसे करना है और आपने इसको कैसे ठीक करना है। थैंक यू वेरी मच ईमन, बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा जी, अब आते हैं हम ज़रा सबा पे, जो कि मेरे लिए बड़ा क्यूरियोसिटी है इस चीज़ पे। ये स्टोइसिज्म, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? ठीक है, स्टोइसिज्म है क्या? अच्छा, स्टोइसिज्म बेसिकली एक फिलोसॉफिकल टर्म है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है, और ये अब की टर्म नहीं है, ये लाइक 300-400 साल पुरानी एक टर्म है स्टोइसिज्म। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम सिचुएशंस में अपने आप को काम कैसे रख सकते हैं। ठीक है। सो स्टोइसिज्म जो टर्म है ये इमर्ज इस तरह से हुई थी कि हम जो सिचुएशंस हैं, जो हालात हैं, जो हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है, हम उसको तो नहीं बदल सकते ना। बिल्कुल ठीक है। वो अब देखें, अब जैसे आजकल के दौर में महंगाई है, वो यहीं रहनी है। ठीक है। लोगों का स्ट्रेस है, ज़हनी परेशानी है, दबाव है, ये यहीं रहना है। हमारे आपस की उलझने हैं, रिश्तेदारों के मसले मसाइल हैं, तो इवेंट्स तो मौजूद है। तो अब इवेंट्स को हमने डील किस तरह से करना है, ये है बेसिकली स्टोइसिज्म। वो हमें बताता है कि हमने अपनी नफ्स को बेसिकली कंट्रोल कैसे करना है। हाउ कैन वी डील आवर इमोशंस, हाउ कैन वी रिएक्ट टू द इवेंट्स, उन पे कंट्रोल करना, उन पे सब्र करना, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको हम सब्र भी कह सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये सब्र है नहीं। बेसिकली ये टर्म जो है ये रेफर करती है कि हाउ आर इमोशंस कैन रिलेट टू द कामनेस, हम उसको पीसफुली ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सब्र तो ये ना सिचुएशन आ गई और उस पर बस सब्र शुक्र करके बैठ गए, ये बेसिकली रेफर करती है टूवर्ड सब्र। लेकिन ये है कि आपने अपनी सोचों को मोल्ड कैसे करना है। सिचुएशन वही है, इवेंट वही है। फॉर एग्जांपल महंगाई की वजह से या कोई स्ट्रेस की वजह से आप परेशान हो गए हैं, अब आपने अपने दिमाग को मैसेज कैसे देना है। आप इवेंट तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप थोड़ा और फर्दर चलें तो हम बेसिकली इसके अंदर ना 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम करते हुए हम स्टोइसिज्म के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 इसके अंदर आता है आपका विजडम, कि हम सिचुएशंस को किस तरह से सोचेंगे। ठीक है, इवेंट को किस तरह से सोचेंगे और किस तरह से डील करेंगे। नंबर 2 आता है इसमें आपका टेम्परामेंट्स या आपका ज़ब्ते नफ्स, कि अगर कोई सिचुएशन आई है तो आप उसके ऊपर किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखें, घरों में कोई इवेंट होते हैं ना, गॉड फॉरबिड कोई डेथ हो जाती है, तो घर के हर बंदे का रिएक्शन डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि सबका कंट्रोल करने का, इवेंट को कंट्रोल करने का तरीका का डिफरेंट है। ठीक है। नंबर 3 इसमें आती है चीज़ की जस्टिस, कि हम उस इवेंट के अंदर कितने दयानतदार हैं, कितना इंसाफ कर सकते हैं।
एंड द फोर्थ वन इज करेज, कि हमारे अंदर कितना करेज है उस इवेंट के अगेंस्ट लड़ने का। ठीक तो है। इवेंट्स हमेशा बहुत बड़े होते हैं, हमारे अंदर इतना करेज नहीं होता कि हम इवेंट से फाइट कर सकें। बट द थिंग इज, जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम ख्यालात को बदल सकते हैं, हम ठीक है। ख्यालात में रद्दो बदल कर सकते हैं। अच्छा, इस पे हम इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बारी बारी आएंगे। पहले ज़रा हम ईद की जो डाइट है, जो कि आपने दावतें अभी आप कर रहे हैं अटेंड, उसमें आपने इतना सारा खा लिया मीट, अब क्या करना है एमन हमने? सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि अपनी रूटीन में वापस आएँ। सारे हम लोग आ रहे हैं तो आप लोग भी आएँ, बिल्कुल अपनी रूटीन रीन्यू करें, ज्वाइन करें, जिम्स वगैरह अपनी वॉक वगैरह कंटिन्यू करें, ताकि जितना हमने फ़ैट ले लिया है वो बॉडी में स्टोर होने की बजाय आपके मसल्स मास को मेंटेन करने में लगे और वो टोन्ड अप हो। और दूसरी बात, जो इंडाइजेशन का मसला आ रहा होता है उसमें भी ये हेल्पफुल है कि आप खाने के बाद फ़ौरन एकदम रेस्टिंग पोस्चर में ना जाएं, तो अपनी थोड़ी सी वॉक की रूटीन को वापस रीन्यू करें। अगर ऑफिस नहीं भी जा रहे तो अपनी एटलीस्ट फिज़िकल एक्टिविटी दोबारा कंटिन्यू करें। अच्छा एम, अब मैं ऑन ए सीरियस नोट, हमारे यहाँ ये बड़ा हर ईद पे एक मसला होता है कि हम जब ईद, पोस्ट ईद या ईद के दिनों में हॉस्पिटल्स के अंदर जो रश आता है, एंड इट्स अ वेरी मेजर इशू, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज पीपल ईट लाइक, मतलब आखिरी दफ़ा मिल रहा है खाना ना। मैंने लिटरली ऑब्जर्व किया है कि मीट, हालांकि हमेशा पोर्शन साइज कंट्रोल करने के हवाले से बात की जाती है, ये सिर्फ इनडाइजेशन का मसला नहीं है, आपकी ब्लड प्रेशर, दीगर मसाइल भी है। थोड़ा सा हमें बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसे मौक़ों के ऊपर ट्रिगर होती हैं जब आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मीट इंटेक कर रहे हैं? अच्छा, स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं, सबसे पहले तो वो ये इमरजेंसी केसेस जो हमारे पास आते हैं वो इंडाइजेशन के, ब्लॉटिंग के और एसिड रिफ्लक्स के आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जिनके प्रीवियसली हिस्ट्रीज चल रही होती हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, उसके अलावा रीनल इश्यूज़ हैं जिनके प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन है ऑलरेडी, तो वो जब प्रोटीन बल्क में ले लेते हैं ऐसे इवेंट्स पे तो उनको बहुत ज़्यादा फिर सफ़र करना पड़ता है लॉन्ग रन में। तो बेहतर है कि अगर आपको इस तरह का कोई भी इशू है, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, रीनल इश्यूज़, तो अपना थोड़ा सा पोर्शन साइज़ कंट्रोल करके खाएं मीट का, एज़ रिकमेंडेड बाय योर डाइटिशियंस और डॉक्टर्स। जितना आपको अलाउ करें उससे ज़्यादा आप ना करें यूज़। तो बेस्ट है कि आप इवेंट भी इंजॉय करें लेकिन मॉडरेशन में अपना इंटेक ले सकते हैं। मॉडरेशन इज़ द की, वी ऑलवेज से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किसी भी ज़िंदगी में ना मॉडरेशन लाते। अच्छा साबा, ये जो 4 फैक्टर्स हमने बात किए, इसमें हम मॉडरेशन की बात भी करेंगे क्योंकि हम डाइट से रिलेट कर रहे हैं। अभी आपने बात की कि हम कैसे इवेंट्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, हाउ डू वी रिएक्ट अबाउट इट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं बहुत सारी सिचुएशंस में, और उस इमोशनल प्रेशर के अंदर वी डोंट रियलाइज़ कि व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस वी आर मेकिंग, हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इमोशनल वेलबींग और कंट्रोल होना, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट? ओके, इमोशनल रेगुलेशन या इमोशनल वेलबींग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एज एन ह्यूमन। हमारा लाइक आपको पता है पूरा हमारा ह्यूमन नेचर ही इसी चीज़ के ऊपर चल रही है कि सिचुएशन आई है और हमने उसके ऊपर रिएक्ट कैसे किया है। तो अगर मैं अपनी प्रीवियस बात से इसको रेफ़र करूं तो स्टोइसिज्म ये कहता है कि हमने रिएक्शंस को नहीं देखना, हमने रिस्पॉन्ड को देखना है। ठीक है, सो इट्स अ लॉन्ग प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा ये मेरी बात सुने और इसके ऊपर ये अमल कर लें, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम एक सर्कल में चल रहे हैं और उस, आपको पता है ना, उस एक विस्कस सर्कल को तोड़ने के लिए भी हमें बहुत सारे सर्कल्स बनाने पड़ते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग प्रैक्टिस, ये एक बहुत अरसा लगेगा हमें इस प्रैक्टिस तक आने तक। और उसमें ये है कि ऑब्वियसली चले हम, अगर मैं ये कहूँ कि हम आज से थोड़ी कोशिश करें कि हम ये कहें कि अच्छा यार ये सिचुएशन आएगी, तो बजाय इसके कि मैं परेशान होकर बैठ जाऊँ, मैं अपने आप को ये बताऊँ कि मेरा इस सिचुएशन पे कंट्रोल तो नहीं है, सिचुएशन इवेंट्स मेरी वजह से नहीं आए, लेकिन मैंने इसके ऊपर रिस्पॉन्स कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये शायद मेरे कंट्रोल में हो सकता है। हमारे मॉडर्न साइकोलॉजी में ना अब CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, आपने बहुत सुना होगा। थेरेपिस्ट, ये एक बड़ी अच्छी कह लें कि थेरेपी है, बहुत इफेक्टिव है। ये बेसिकली इसी टर्म के ऊपर बिल्ड हुई है। इसकी रूट में अगर आप जाए ना तो आपको स्टोइसिज्म ही नज़र आएगा कि हम इवेंट्स को नहीं बदल सकते, लेकिन इवेंट्स के मुकाबले में जो हमारे ख्यालात जहन में आते हैं, जो हालात हमारे जहन में पैदा होते हैं, हम उसके ऊपर काम करके लोगों के रवैयों को बदलते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो इमोशनल वेलबींग इज द नेम ऑफ अ प्रैक्टिस। एक अगर आप इसको प्रैक्टिस में ले आए ना तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके अपने कंट्रोल में आ सकती हैं।
बजाय इसके कि आप इवेंट्स को दे दें कि अच्छा अब ये इवेंट आ गया और मैं जो है वो थक के बैठ गई हूँ या थक के बैठ गया हूँ कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन और मैन परफेक्ट। अगर आप इसके ऊपर काम करते रहेंगे तो चीज़ें इमोशनली भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं सवाल कर रही हूँ, मुझे बहुत मेरी मर्जी का जवाब मिल रहा है, मुझे अंदर से सवाल निकालने का मज़ा है। अच्छा, अभी आपने बात की इमोशनल वेलबींग, हमारी जो, मैं अपनी जनरेशन को भी काउंट करूँगी, हमसे पहले हमारे पेरेंट्स या मेरे, अगर मैं बड़े बहन भाइयों को देखूँ, उनका चीज़ों को या सिचुएशंस पे रिएक्ट करने का अंदाज बड़ा डिफरेंट था। इवन आवर पेरेंट्स स्टिल दे रिएक्ट वेरी डिफरेंट, बट व्हेन इट कम्स टू अस, या हम अपनी अगली जनरेशन्स की बात कर रहे हैं, द वे दे परसीव सिचुएशंस और जैसे वो रिएक्ट करते हैं, इट्स वेरी डिफरेंट। और अब वो हमारे लिए एक बहुत नई चीज़ है कि हमने उसको कैसे टैकल करना है, बिकॉज एक छोटा बच्चा भी इमोशनली इतना अवेयर है कि उसको पता है कि क्या चीज़ उसको बुरी लग गई है एंड हाउ ही इज़ गोना रिएक्ट टू इट। ये वाली चीज़ें जो स्विच है या शिफ्ट है, ये कैसा है? सबसे पहले तो ये बहुत चैलेंज है इवन स्कूल्स के लिए, बीइंग अ पेरेंट्स हमारे अपने लिए, और फिर ये जो जनरेशन गैप आ गया है ना, इस अगर आप देखें ना, हमारा और हमारे पेरेंट्स के साथ ये वाला जनरेशन गैप नहीं था। कहीं ना कहीं हमारे वो जो चैलेंजेस थे ना, वो उसी सर्कल में, उसी फैमिली बाउंड्रीज में रिवॉल्व कर रहे होते थे। अब वाले जो चैलेंजेस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, और उसकी एक वजह ये है कि अवेयरनेस, बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। सोशल मीडिया ने इतना अवेयर कर दिया है कि इवेंट कहीं और है और हमें यहाँ बैठ के पता लग गया है कि वो फलाने मुल्क में या फलानी दुनिया में एक इवेंट हो गया और उसके ऊपर लोगों ने कैसे रिएक्ट किया है। इस चीज़ ने ना बच्चों को बहुत अवेयर कर दिया इन टर्म्स ऑफ राइट्स। कह ले कि जहाँ बच्चे डर के बैठ जाते थे, पेरेंट्स ने कुछ कहा, हम कंप्लेन कर देंगे, पेरेंट्स ने कुछ कहा, इवन अब देखिए, लेकिन इससे एक नुकसान ये भी तो हुआ है ना कि वो जो एक लाइन थी ना बिटवीन द राइट और बैड, या बिटवीन द गुड और इवल, वो वाली जो लाइन थी ना, वो कहीं ना रिमूव होने लग गई है। वो वेरी फाइन लाइन। यस, एग्जैक्टली। तो वो लाइन जो है वो आपके कल्चर्स को भी डिफाइन करती थी, वो लाइन आपके घर के नॉर्म्स वैल्यूज को भी डिफाइन करती थी। और आपको पता है, हम जिस तरह के हम कल्चर में रहते हैं ना, हर घर का अपना नॉर्म है, हर घर की अपनी वैल्यूज हैं। तो बच्चे ना एक दूसरे की भी वो नॉर्म्स और वैल्यूज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि उसके घर में ये है, क्योंकि उसके अम्मा अब्बा ये करते हैं। ये वाले सोशल कंपैरिजंस बहुत ज्यादा शुरू हो गए। तो इट्स अ बिग चैलेंज। ये एक दिन में जिस तरह ये ग्रेजुअली शिफ्ट हुआ है ना, इतना बड़ा हमें एक शिफ्ट देखने को मिला है, ये रिमूव भी इस तरह नहीं होगा। और मुझे तो ऐसे लगता है, लाइक जो जितना एक एक्सपीरियंस मेरा है, कि ये आने वाले कुछ टाइम में मुश्किल होता जाएगा, बिकॉज एज अ पेरेंट या एज एन, हमारी वाली जो एज है, इसके चैलेंजेस डिफरेंट थे, अब बच्चों के चैलेंजेस टोटली डिफरेंट है। हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी समटाइम्स मुश्किल हो जाता है बच्चों की इमोशनल रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करना, उनकी इमोशनल नीड्स को अंडरस्टैंड करना। और हमने कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, ये हमारा मसला है, हमने उनको फ्रजाइल बना दिया, क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी हमने इनको देना शुरू की। जो खामियां हमारे पेरेंट्स की और हमारे साथ रह गई, हम वो वाली जनरेशन है जिनको माँ बाप मार के डांट के पढ़ाते थे। हमने कहा कि नहीं जी, इससे तो बच्चा जो है वो और स्टबर्न हो रहा है, हमने ये वाली चीज़ बिल्कुल प्यार से हैंडल करेंगे। हमने इस प्यार से उनको इतना फ्रजाइल कर दिया है कि जब वो अब काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हमारे पास उस चैलेंज के लिए उनको प्रॉपर आंसर, ऑथेंटिक आंसर भी नहीं होता जो हम उनको दें। बड़ी डिटेल डिस्कशन चल रही है, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एमन से हम अपनी अच्छी टिप्स ना लें। एमन, अभी ये जो उन्होंने बात की ना कि एक दिन में कुछ ठीक नहीं होता, तो जो वेट गेन होता है वो भी एक दिन में ठीक नहीं होता, उसमें भी बड़ा टाइम लगता है और वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अब मुझे लगता है विद टाइम लोगों को ना आदत हो गई है कि अच्छा आज हमने खाया है, इतनी कैलोरीज हमने खा ली है, अब हम जल्दी से कम भी कर लेंगे। जल्दी कुछ नहीं होता, ये बताएं ज़रा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए, लॉन्ग रन में जो आपने वेट गेन कर लिया है, जो बॉडी में फैट स्टोर हो गया है, कोई ऐसी मैजिक वैंड नहीं होती हमारे पास कि एक दिन में उसको हम लूज़ करवा दें। ऑल्दो हमारे पास प्रोसीजर होते हैं, लाइपोसक्शंस वगैरह और इस तरह के वेट लॉस वगैरह, लेकिन वो वही बात है कि जितने भी इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और वो भी एकदम रैपिड एक्शंस नहीं होते, उसमें भी इट विल टेक टाइम, स्वेलिंग रहती है, और फिर आपको इन द एंड डाइट प्लान पे ही आना पड़ता है लॉन्ग रन के लिए, जब आपने वेट लॉस जर्नी करनी है।
तो ऑब्वियसली जब आप इस तरह करते हैं तो आपको पूरा एक लाइफस्टाइल उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। आपको वॉक ऐड ऑन करनी पड़ती है, आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे जाना पड़ता है, आपको अपनी बहुत ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल करना पड़ता है बहुत सी डाइट्स पे, बहुत सी चीज़ों पे जो आप नहीं करना चाहते। फिर आई वुड सजेस्ट कि मैं इवेंटली अलाउ कर देती हूँ अपने पेशेंट्स को। अब जिस तरह ईद है, आप मॉडरेशन में अपनी पसंदीदा चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि मॉडरेशन में अपना प्लेट साइज़ और अपनी मील्स की देखिए कि आप उसको सब्स्टिट्यूट किससे कर रहे हो। कि अगर आप खाली फैट बेस्ड, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने बाहर का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, हमारी जो जनरेशन है वो नहीं एक्सेप्ट करती कि बिल्कुल बाहर का खाना पीना बंद कर दें, तो उसमें ये होता है कि आप ग्रिल्ड फॉर्म्स में चले जाएं, बारबेक्यू वगैरह आप हेल्दी ऑप्शन है ये कंज्यूम कर लें, रैदर कि आप स्टेक्स और पास्ताज और शवारमाज और इस तरह की बिल्कुल ही स्ट्रीट फूड, जंक फूड कंज्यूम करें। तो वेट लॉस जर्नी लंबी है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बना दी है सोसाइटी ने। अच्छा, लेकिन इवन इसमें एक फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे लोगों को, आई डोंट थिंक सो, विद टाइम अवेयरनेस आई है, अपनी बॉडी अवेयरनेस नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उनकी बॉडी क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर सकती है और क्या रिजेक्ट कर सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसी डाइट्स ऑप्ट करते हुए देखा है विच इज़ नॉट फॉर देम, नो, कि वो उससे उनकी एक खातून है, वो ऑलरेडी उनमें डेफिशिएंसी है किसी चीज़ की, वो उस चीज़ पे और शिफ्ट करके उसको करेंगे। सो ये खुद से चीज़ों को डिज़ाइन कर लेना अपने लिए और इस पर इम्प्लीमेंट कर लेना विदाउट एनी कंसल्टेशन, ये बहुत बैक फायर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है? बिल्कुल, अब देखें जिस तरह कीटो डाइट का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है वेट लॉस के लिए, ऑल्दो अगर हम इन डेप्थ इस पे रिसर्च करें तो कीटो डाइट होती है एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए, जिनके ऊपर हम ग्लूकोज की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन करते हैं ताकि उनके सीजर्स वगैरह ट्रिगर ना हो। तो लोग इसको वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं और उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ रहा होता है कि जब बहुत ज़्यादा आप फैट और प्रोटीन ले रहे होते हो तो आपका हार्ट इफेक्ट आ रहा होता है, आपकी किडनीज पे इम्पैक्ट आ रहा होता है इस चीज़ का। तो ये वाली बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है। और सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि आप कितना अर्सा रोटी चावल छोड़ दोगे, आप लॉन्ग टर्म नहीं, हमारी स्टेपल फूड वीट है, तो आप उसको कितने लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो। सेकेंडली जो डॉक्टर गूगल है हमारे उसी से सारा डाइट प्लान चल रहा होता है, चैट जीपीटी भी है, ऑल्दो दे आर वेरी बेनिफिशियल, आप उससे हेल्प ज़रूर ले सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट, हर एक का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, वो आपके कंप्यूटर पे एडजस्टेड नहीं है। जब तक आप 1-to-1 किसी से असेसमेंट नहीं करवाते किसी प्रोफेशनल से, आप उस तरह अपने आप को जज नहीं कर सकते उसका क्या रिस्पॉन्ड आएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ खुद से डाइट प्लान फॉलो मत करें। हम लोग बैठे हुए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, बैठे हुए हमें आए, विजिट करें, अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से अपना प्रॉपर कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट वगैरह कंज्यूम करें। सो चैट जीपीटी की बात हो रही है, इट्स माय बेस्ट फ्रेंड सबा। मुझे लगता है कि मुझे जो सवाल करना है मेरी ज़िंदगी में, मेरा आजकल बेस्ट फ्रेंड मेरा चैट जीपीटी है। मैं कुछ भी होता है आई जस्ट यू नो आस्क, लेकिन ये आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग या उसके लिए इतना हेल्पफुल नहीं है। आप अपना कैथारसिस ज़रूर कर सकते हैं, यू कैन क्वेश्चन बट यू कांट एक्सपेक्ट अ रोबोट टू आंसर। मैंने बहुत सारे लोगों को उस पर रिलाई करते हुए देखा है विद टाइम। सो अब सबा ये बताएं कि हमारे यहाँ जो काउंसलिंग या थेरेपी का कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट देयर। हम अभी भी हम इसको एक टैबू समझते हैं। As a psychologist, what do you see and how do you observe कि most of the time do people come to you for consultation या therapy के लिए या नहीं, they are still reluctant? अच्छा, ये जैसे अभी हम मॉडरेशन की बात कर रहे हैं ना, इसमें भी आप ये वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई हैं या लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत आ गई है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ अरसे की बात के साथ कंपेयर करें इसको, तो नो डाउट अब लोगों में ना कहीं अवेयरनेस है। उसकी वजह अगेन वही है कि बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे बात कर रहे हैं, अपनी साइकोलॉजिकल लाइक जो हमारी इनसाइट है वो हम सोशल मीडिया पे भी बैठ के बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो सिर्फ सोच रहे होते हैं, उनको सोशल मीडिया पे किसी की वीडियो देख के वो आंसर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस उनके दिमाग में इमर्ज होना शुरू हो जाती है कि अच्छा, हम इस मसले के लिए जाया जा सकता है इस मसले के। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं वेल एजुकेटेड, अगर आप महसूस करते हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है और आप उनको रिकमेंड भी करें तो उनको लगता है कि जी हमने तो उनको, हाँ, हमने उनको ये एंटाइटलमेंट जो है ना, उनको ये हमने साथ लगा के तो हमने उनको ये टैग कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो टैबू है ना, टैग लाइन वाला, कि पता नहीं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने का मतलब जो है वो सिर्फ यही है कि आप पागल हो गए हैं या ज़हनी तौर पे आप ठीक नहीं है। ये इसकी एक्सेप्टेंस उस हद तक नहीं आ रही, और ये छोटी छोटी
मुझे लगता है एक्टिविटी से आई। अच्छा, इसकी ना एक और मुझे रीज़न नज़र आती है, जो अभी हम पीछे जनरेशन की बात कर रहे थे ना, इस जनरेशन में ये वाली अवेयरनेस बहुत है। हाँ, दे आर वेरी क्लियर कि aware. उनको मसला है तो लाइक उनको कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट ढूंढना है और उसके पास जाना है। ये वाला मसला है ज़्यादातर, ये जो अब वाले हमारे 35 ये वाली जो जनरेशन है ना, ये इनमें मसला है। इनको पुश करके भेजना कि भाई आप एक ज़हनी अजियत से गुजर रहे हैं, एक एंजाइटी डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। नॉट इम्पॉर्टेंट कि आई थिंक मैं अपनी एग्जांपल यहाँ कोट करूँगी, इन माई लेट 20s, अभी तो मेरा अर्ली 30s है, तो आई रिमेंबर कि आई टुक अ थेरेपी एंड इट हेल्प्ड। इट वाजंट लाइक कि मैं बहुत कोई मेजर सवेयर डिप्रेशन या एंजाइटी में थी, नहीं। आई हैड फ्यू विशेस, यू नो, मुझे एक डायरेक्शन चाहिए थी एंड आई जस्ट कंसल्टेड अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई वेंट देयर एंड आई टुक थेरेपी एंड इट हेल्प्ड मी अलॉट। मुझे इतनी हेल्प मिली उस थेरेपी से एंड इट वाजंट लाइक कि मैं पागल थी या मेरी कोई साइकोलॉजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई थी। इट वाज फॉर माय ओन सेक और उसमें लिटरली कोई बुराई नहीं है, आपको कोई मेडिकेशन कुछ नहीं दिया गया, जस्ट यू नो यू हैड अ सेशन एंड दैट्स इट। हाँ, ऑब्वियसली थेरेपी में ऐसा नहीं होता, लेकिन लोगों की ये कितनी मिसकंसेप्शन है ना, वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, उसने क्या करना है, बैठना है, आपकी बातें सुनिए। नो, इट डजंट लाइक दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। थेरेपी पूरी डिजाइन करना, आपके ऊपर कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी। एज अ थेरेपिस्ट अगर मेरे पास कोई आया है, मैं कोई जनरली भी ऐसी बात ना कर दूं जो अगले को ट्रिगर कर दे। ये इतने माइनर चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है, इतने माइनर एस्पेक्ट होते हैं और लोगों को लगता है कि दोस्तों से बात कर लो, वो सुन लेगा, कोई तो कैथारसिस हो गया, बात खत्म। वो फॉर द टाइम बीइंग तो आपको लग रहा होता है कि आप एम्प्टी हो गए हैं, लेकिन जैसे ही आपने अपनी सिचुएशन चेंज की, मतलब आपने अपना वो प्लेस चेंज किया, वापस से वही सोचें वापस आना शुरू हो गई। तो अगेन अगर हम इन सोचों के रद्दोबदल को वापस अपना रिलेट करें जो हम जिस पे हमने बात शुरू की थी, तो एग्जैक्टली हम इवेंट्स को नहीं बदल सकते, लेकिन हमने रिएक्ट कैसे करना है उन इवेंट्स पे, हम इस पे काम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब हमने अपने जो बहुत सारे हमारे एल्डर्स हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म के इश्यूज़ हैं, उनको क्या रिकमेंड करेंगी एमन आप? अच्छा, एल्डरलीज में ना थोड़ा सा एपेटाइट का मसला चल रहा होता है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया कि उनका एक तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि हमारी एपेटाइट सप्रेस्ड हो गई है, उनका जीआई ट्रैक उस तरह से वर्क नहीं कर रहा होता, और दूसरा ये कि उनके अंदर ये एक्सेप्टेबिलिटी ख़त्म हो गई होती है कि जो चीज़ें हमने जवानी में खाई हैं टका के, हम वो बुढ़ापे में खाना चाह रहे हैं और अब हमें वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। जो उनके अटेंडेंट्स हैं या हम लोगों के पास आए, हम लोग काउंसलिंग सेशन भी करते हैं, उनको काउंसल करेंगे प्रॉपर्ली, एपेटाइट स्टिमुलेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा जब वो यू नो साइकोलॉजिकली उनका एक एडजस्ट हो जाता है माइंड के, अब हम ये चीज़ें नहीं खा सकते, हमें ये मसला हो गया है, जिस तरह डायबिटीज़ हो गई है, हाइपरटेंशन हो गया, तो उसमें फिर उनके लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा डाइट करना, थोड़ा सा मॉडरेशन में जाना। तो सबसे बेस्ट चीज़ है एक तो नरम ग़िज़ाएँ खाएं। एल्डरली जो जिनका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है, मल्टीपल इश्यूज़ चल रहे हैं, कोमोब्स चल रहे हैं, थोड़ी सी नरम ग़िज़ा खाएं, पोरेजेस वगैरह हो गए, ये चीज़ें हो गई। डायबिटिक हैं तो शुगर कंटेंट थोड़ा सा अपनी डाइट से निकालें। उसमें खाली शुगर पे हम लोग फोकस कर लेते हैं कि मीठा नहीं खाना, लेकिन जब हम एक्सेसिव फैट कंटेंट भी ले लेते हैं तो इन द एंड उसने बॉडी में जाके ग्लाइकोजन स्टोर होना और फिर ग्लूकोज बनना है, तो वो भी शुगर में स्पाइक देता है। तो बेस्ट ये है कि शुगर के साथ फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा फैटी मील्स ना लें। और दूसरा आपने एड्रेस किया हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, एक तो जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है ना, चाय कॉफ़ी एक्सेसिव अमाउंट। हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम लोग भी पीते हैं। अच्छा, उसमें एक छोटी सी टिप है कि उसमें फिर आप ऐसा करें कि सिनेमन ऐड कर लें, कार्डेमम्स ऐड कर दें, थोड़ी सी दालचीनी इलायची ऐड कर लें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर स्पाइक में ना जाए। और उसके थेरेप्यूटिक जो बेनिफिट हैं वो भी आपकी हेल्थ में उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। कॉफ़ी चाय पी सकते हैं आप दिन में? यार इट डिपेंड्स ऑन। अच्छा, अगर तो आपका हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा है ना, अगर आप दिन में वाटर कंटेंट अच्छा कंज्यूम कर लेते हैं, तो आप 2 छोटे कप 2.5 कप कोई इशू नहीं है।
वो भी आई वुड सजेस्ट कि उसमें कार्डेमम्स वगैरह ऐड करें और ये चीज़ें ऐड करें ताकि उसकी वो थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो जाए। जो एसिड कंटेंट है कैफीन की वजह से जो बॉडी में जाके स्टमक एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। और उसके अलावा फिर उसको सब्सटीट्यूट करें ठंडी ग़िज़ाओं से, जिस तरह चिया सीड्स वगैरह अर्ली मॉर्निंग आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी गोंद कतीरा आजकल है गर्मियों में, तो आई थिंक हमारे पास वाटरमेलन सबसे बेस्ट है हाइड्रेशन के लिए और ये न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड कंटेंट। तो ये जो ठंडे फ्रूट्स, चेरीज़, वाटरमेलन्स, क्यूकम्बर, ये चीज़ें कंज्यूम करें ताकि अगर टी कॉफ़ी एक्सेसिव कैफीन भी ले रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर उस तरह स्पाइक में ना जाए। स्पाइक में ना जाए, ठीक है। मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद चाय कॉफ़ी लेती हूँ, बट शी सो राइट कि अगर आपने कुछ करना है अपनी डाइट को या अपने ओवरऑल सिस्टम को तो आप बेहतर कर सकते हैं। आप दोनों हमारे साथ ही मौजूद रहे। हमने एक स्टोरी करनी है जी। हाल ही में सोशल मीडिया पर और कुछ गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक जी जो ख़बर बड़ी इन भी रही कि हुकूमत ने एक ही रिहायशी जगह पर बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी का आयद कर दी है। ताहम पावर डिवीज़न ने जी इस खबर की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि झूठी खबर है, गुमराह कौन है। और जो कि तर्जुमान पावर डिवीज़न है उन्होंने कहा है कि इस किस्म की जो झूठी खबरें हैं आवाम के अंदर कुछ बेचैनी फैला रही हैं। और अगर आपके घर में कोई इसी तरह का सिस्टम है कि आप 2 मीटर रिक्वायर्ड हैं दूसरी इकाई के लिए तो यू कैन अप्लाई फॉर अ मीटर। इस पे क्या मज़ीद जस्टिफिकेशन है और क्या क्लैरिफिकेशन है, हमारे नुमाइंदे वलीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम शुक्रिया भी अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच वलीद, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। थोड़ा सा वलीद मुख्तार हमें बताइएगा, ये खबरें बड़ी इन रही कि जी एक ही मीटर आप रिहायशी जगह पर लगा सकते हैं, दूसरे मीटर पे गिरफ्तारियां होंगी, छापे पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या क्लैरिफिकेशन है जी इस हवाले से? जी थैंक यू वेरी मच अर्मिला फॉर हैविंग मी इन गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये खबर जो थी ये टॉक ऑफ द टाउन थी और बहुत ज़्यादा इस पे बात की जाती रही कि नए कवानीन के मुताबिक जो है वो एक घर में 2 मीटर नहीं लगाए जा सकते और अगर 2 मीटर लगाए जाते हैं तो उसके बाद ये है कि ये इसमें गिरफ्तारियां हो जाएंगी, पहला कनेक्शन मुअत्तल कर दिया जाएगा और इस तरह की बेशुमार क्या साराइयां थी जो आवाम में फैलाने की कोशिश की गई। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो पहली दफा ये खबर जो है वो 20 जुलाई 2024 को रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उस वक्त इसके ऊपर को बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं हो सकी थी और बाद में इस साल यानी गुज़िश्ता माह जो था उसमें ये बात मुतअद्दिद बार रिपोर्ट होती रही और अब पावर डिवीजन ने इसके ऊपर जो है वो एक जारी कर दिया है अपना मौक़िफ़। उसके मुताबिक ये है कि जो कंज्यूमर मैनुअल्स हैं नेपरा के 2021 में जो बनाए गए थे उनके मुताबिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर एक घर में 2 मीटर लगाए जाएं तो उसके ऊपर कोई पाबंदी है या फिर कोई गिरफ्तारी होगी। नेपरा ने इसको बड़ा क्लियर किया था अपने जो सर्विसेज मैनुअल थे उनके अंदर, और ये 2 मीटर वाली बात क्यों की जाती है इसको समझना बड़ा जरूरी जी, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसा है कि चूंकि बिल के हवाले से एक स्लैब सिस्टम है, कंज्यूमर जो हैं उनको प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो तमाम शहरी ये चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहें, उनके बिल जो हैं वो 200 यूनिट के हिसाब से आए, चूंकि आपको पता है कि अगर तजावज होता है 200 यूनिट से तो उसमें बिल जो है वो ज्यादा आ जाता है। तो इस हवाले से जो सर्विसेज मैनुअल है उसके मुताबिक ये है कि आप अगर ऐसी जगह पे रिहाइश पजीर हैं जो एक अलहदा पोर्शन है जिसके अंदर बिजली का एक अलहदा सर्किट मौजूद है और उस घर का अलहदा दाखिली रास्ता मौजूद है, अलहदा किचन यानी एक अलग पोर्शन है, अलग सेटअप है, तो उसके अंदर कोई डबल मीटर लगाने पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। यानी अगर 2 लोग वो घर इस्तेमाल करते हैं तो नेपरा की जानिब से, पावर डिवीजन की जानिब से किसी किस्म की कोई ऐसी पाबंदी मौजूद नहीं है कि सारिफिन को रोका जाए कि वो 2 मीटर ना लगाएं। लेकिन ये जो मामला सारा रिपोर्ट होता रहा तो इससे वाकई में बेचैनी फैलती गई। लोग जो हैं वो जाहिर है जिन लोगों ने मीटर लगाए थे वहां पे से भी कुछ ऐसे मामलात रिपोर्ट हुए कि महकमे की जानिब से उनको ये कहा गया जो हमारा एक लोअर स्टाफ होता है उसकी जानिब से कि आपके 2 मीटर हैं जो कि गैर कानूनी है। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर पावर डिवीजन जो है वो इसका ऐलान कर चुका है
कि ये सरासर झूठी, बेबुनियाद और आवाम को गुमराह करने की खबरें हैं और ऐसी खबरें फैलाने वालों के ऊपर पीका जो है वो भी काबिल अमल हो सकता है और उनको पीका के तहत सख्त सजा जो है वो दी जा सकती है। अगर कोई सारिफ, कोई कंज्यूमर जो है वो ये समझता है कि वो नेफ्रा कंज्यूमर जो मैनुअल है 2021 का, उसके मुताबिक वो उस कैटेगरी में फाल करता है, तो वो 2 मीटर की दरख्वास्त दे के अपना दूसरा कनेक्शन जो है वो बआसानी हासिल कर सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच वलीद मुख्तार, बहुत शुक्रिया कि आप ये जो क्लैरिफिकेशन आपने दी है। और आप झूठी खबरें या फेक न्यूज़ से इज्तनाब करने के लिए कोशिश ये करें कि ऑथेंटिक सोर्सेज से अगर कोई न्यूज़ है उसको आगे फॉरवर्ड करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे जो आम सारिफ है और जिस तरह भी वलीद बता रहे थे उसमें बड़ा एक कंसर्न पैदा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने अपने घरों के अंदर ये सिस्टम रखा हुआ है बहुत सारे। सो आई होप कि इस प्लेटफॉर्म से और इस सारे मामले से, उस डिस्कशन से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच ईमन, बहुत शुक्रिया आपका, सब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों तशरीफ़ लाएं जी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है और फिर से आप सबको ईद मुबारक। मैं कल मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।